एशिया के सामरिक क्षितिज पर जब नए साल की पहली सुबह उगी तो वह उम्मीदों की रोशनी से ज्यादा युद्ध के साये से ढकी हुई थी, क्योंकि 2026 की शुरुआत जिस चेतावनी के साथ हुई उसने यह साफ कर दिया कि यह महज एक कैलेंडर का पन्ना पलटना नहीं था, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के एक और खतरनाक अध्याय की प्रस्तावना थी। भारत के लिए कड़ी भाषा कोई नई बात नहीं है, न पाकिस्तान की ओर से और न ही चीन की तरफ से, लेकिन इस बार जो बात अलग और असहज करने वाली थी वह यह कि शब्दों के पीछे छिपा संकेत सीधे सैन्य टकराव की दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, और वह भी ऐसे समय में जब दुनिया उत्सव, संकल्प और शांति की कामनाओं में डूबी होती है। ठीक उसी क्षण चीन ने ताइवान को लेकर जिस तरह की आक्रामक सैन्य गतिविधियां की, उसने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की नींद उड़ा दी। दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में ताइवान के चारों ओर चीनी सेना द्वारा किए गए व्यापक सैन्य अभ्यास सामान्य ड्रिल नहीं थे, बल्कि वे ऐसे थे मानो युद्ध के नक्शे को जमीन और समुद्र पर उतारकर देखा जा रहा हो। समुद्री इलाकों की घेराबंदी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, एयर और नेवल फोर्स का समन्वय और सबसे अहम लाइव फायर ड्रिल्स, जिनका संदेश सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं था बल्कि वॉशिंगटन, टोक्यो, नई दिल्ली और कैनबरा तक साफ साफ पहुंच रहा था कि बीजिंग अब चेतावनियों के चरण से आगे बढ़ चुका है। चीन की इस रणनीति में सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि यह सब अचानक नहीं था, बल्कि लंबे समय से तैयार की जा रही उस योजना का हिस्सा था जिसमें हर सैन्य अभ्यास, हर बयान और हर कूटनीतिक संकेत एक बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहा था। और जब नए साल के पहले ही दिन यह तनाव एशिया के सामरिक नक्शे पर उभर आया तो यह याद दिलाने के लिए काफी था कि वैश्विक राजनीति में तारीखें बदलती हैं, खतरे नहीं। भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि भले ही टकराव का केंद्र ताइवान दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसके निहितार्थ सीधे सीधे एशिया की शक्ति संतुलन व्यवस्था और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर ताइवान जलडमरू मध्य में आग भड़कती है तो उसकी लपटें केवल पूर्वी एशिया तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती हैं। चीन की आक्रामकता का पैटर्न भारत पहले भी देख चुका है। डोकलाम, गलवान, अरुणाचल और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार दबाव, लेकिन ताइवान संकट एक ऐसा मोर्चा है जो चीन को एक साथ कई दिशाओं में अपनी सैन्य क्षमता दिखाने का अवसर देता है। और यही वह बिंदु है जहां भारत की चिंता गहरी हो जाती है, क्योंकि किसी भी बड़े टकराव की स्थिति में चीन का रणनीतिक ध्यान भले ही ताइवान पर केंद्रित हो, लेकिन भारत के साथ उसकी लंबी और विवादित सीमा उसे एक वैकल्पिक दबाव बिंदु के रूप में इस्तेमाल करने से नहीं रोकती। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में किए गए चीनी सैन्य अभ्यासों को अगर ध्यान से देखा जाए तो उनमें सिर्फ ताइवान की घेराबंदी का अभ्यास नहीं था, बल्कि समुद्री आपूर्ति लाइनों को काटने, एयर स्पेस को नियंत्रित करने और विरोधी ताकतों को मनोवैज्ञानिक रूप से झुकाने की रणनीति भी साफ झलकती थी। और यही रणनीति भविष्य में हिंद महासागर क्षेत्र में भी दोहराई जा सकती है, जहां भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्ग सीधे प्रभावित होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा सस्पेंस पैदा करने वाली बात यह है कि चीन खुलकर युद्ध की घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन हर कदम ऐसा उठा रहा है मानो युद्ध बस एक राजनीतिक फैसले की दूरी पर हो। और यह अनिश्चितता ही सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है, क्योंकि जब सीमाएं धुंधली हों और इरादे अस्पष्ट, तब किसी भी छोटी चिंगारी से बड़ा विस्फोट हो सकता है। भारत की रणनीतिक बिरादरी के लिए यह सवाल अब सैद्धांतिक नहीं रहे क्या एशिया युद्ध की ओर बढ़ रहा है, बल्कि सवाल यह बन चुका है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत को किस रूप में उसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ताइवान संकट केवल एक द्वीप का मुद्दा नहीं है, यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, सेमीकंडक्टर उद्योग, समुद्री व्यापार और सैन्य गठबंधनों का ऐसा जाल है जिसमें फंसने से कोई भी बड़ी शक्ति अछूती नहीं रह सकती। चीन का यह शक्ति प्रदर्शन भारत को यह भी याद दिलाता है कि इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाए रखने के लिए केवल कूटनीतिक बयान पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि सैन्य तैयारियों, रणनीतिक साझेदारी
तैयारियों और आंतरिक आर्थिक सैन्य मजबूती को एक साथ आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ता है तो सबसे पहले दबाव उन देशों पर आता है जो भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। और भारत इस भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक ऐसा मोहरा है जिसे नजरअंदाज करना चीन के लिए भी आसान नहीं। नए साल की शुरुआत में उभरा यह तनाव इसलिए भी डराता है क्योंकि यह संकेत देता है कि 2026 शांति की नहीं बल्कि रणनीतिक टकरावों की परीक्षा का साल हो सकता है, जहां हर सैन्य अभ्यास, हर बयान और हर चुप्पी अपने भीतर एक गहरा संदेश छुपाए हुए है। और इसी अनकहे संदेश में वह सस्पेंस है जो एशिया को एक नए युद्ध की दहलीज पर खड़ा दिखाता है। एक ऐसा युद्ध जिसकी आहट अभी दूर है लेकिन जिसकी गूंज नए साल के पहले ही दिन साफ सुनाई देने लगी है। बीजिंग के रनवे से एक साथ उठते फाइटर जेट्स की गूंज केवल आसमान में नहीं फैल रही थी बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक की रणनीतिक सोच में कंपन पैदा कर रही थी। मानो हर इंजन की दहाड़ के साथ यह संकेत और गहरा होता जा रहा हो कि चीन अब ताइवान को लेकर सिर्फ कूटनीतिक चेतावनियों या ऐतिहासिक दावों तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि उस लाल रेखा को भी दिखाना चाहता है जिसे पार करने की कीमत किसी भी पक्ष को चुकानी पड़ सकती है। और जब लाइव फायर ड्रिल्स की खबरें सामने आईं तो यह सस्पेंस और घना हो गया कि यह महज अभ्यास है या किसी बड़े घटनाक्रम की भूमिका, क्योंकि मिसाइलों की चमक और युद्धपोतों की तैनाती ने वन चाइना नीति को बयान से निकालकर शक्ति प्रदर्शन की भाषा में ढाल दिया था। ऐसा प्रदर्शन जो ताइपे को ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन, टोक्यो, कैनबरा और नई दिल्ली तक साफ साफ सुनाई दे रहा था। और इसी बिंदु पर भारत के नीति निर्माताओं के सामने एक जटिल बहुस्तरीय पहेली उभरने लगी, क्योंकि भारत एक तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहले से ही चीन की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं, जहां गलवान की स्मृति अब भी रणनीतिक चेतना में ताजा है, और दूसरी तरफ ताइवान जलडमरू मध्य में बढ़ता तनाव उस आग की तरह है जिसकी लपटें दक्षिण चीन सागर से निकलकर हिंद महासागर तक फैल सकती हैं। उस हिंद महासागर तक जहां चीन अपने बंदरगाहों, लॉजिस्टिक हब और नौसैनिक गश्त के जरिए पहले ही अपनी मौजूदगी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या ताइवान के आसपास की यह सैन्य हलचल महज एक संदेश है या किसी बड़े भू राजनीतिक मोहरे की चाल, क्योंकि भारत जानता है कि अगर ताइवान संकट नियंत्रण से बाहर गया तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से लेकर ऊर्जा मार्गों तक सब कुछ प्रभावित होगा और इसका सीधा असर भारत की आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता पर पड़ेगा। यही वजह है कि क्वाड जैसे मंचों पर भारत की भूमिका केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जहां नियम आधारित व्यवस्था की बात दरअसल बल प्रयोग के खिलाफ एक सामूहिक चेतावनी है और ताइवान पर किसी भी तरह की जबरदस्ती उस चेतावनी की परीक्षा होगी। चीन की रणनीति को अगर परत दर परत खोला जाए तो तस्वीर और रहस्यमयी होती जाती है, क्योंकि बीजिंग घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों, रियल एस्टेट संकट और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी से जूझ रहा है। और ऐसे समय में राष्ट्रवाद का उभार सत्ता को मजबूती देने का एक आजमाया हुआ तरीका रहा है। ताइवान कार्ड उसी का हिस्सा लगता है, जहां बाहरी दुश्मन का संकेत देकर अंदरूनी असंतोष को दबाया जा सकता है। लेकिन यह कार्ड सिर्फ घरेलू दर्शकों के लिए नहीं है, यह वैश्विक मंच पर चीन की ताकत और दृढ़ता दिखाने का भी माध्यम है। मानो यह कहा जा रहा हो कि एशिया की सुरक्षा संरचना में अंतिम शब्द अभी भी बीजिंग के पास है। और यही संदेश भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि चीन का इतिहास बताता है कि वह अक्सर एक मोर्चे पर तनाव बढ़ाकर दूसरे मोर्चे पर रणनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता है। और ऐसे में ताइवान के आसपास बढ़ी गतिविधियों का मतलब यह भी हो सकता है कि एलएसी पर अचानक दबाव बढ़े या हिंद महासागर में चीनी नौसेना की आक्रामकता और खुलकर सामने आए, जिससे भारत को एक साथ कई दिशाओं में संसाधन और ध्यान बांटना पड़े।